हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन स्टार। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 साइंस चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। इट्स अ वेरी इजी चैप्टर, सो लेट अस स्टार्ट। कंसिडर द फॉलोइंग सिचुएशंस ऑफ डेली लाइफ एंड थिंक व्हाट हैपेंस व्हेन। Now, these are some situations that we come across in our day-to-day life. Milk is left at room temperature during summers. An iron, tawa or pan or nail is left exposed to humid atmosphere. Grapes get fragmented. Food is cooked. Food gets digested in our body. We respire. So, in all the above situations, the nature and the identity of the initial substance have somewhat changed. तो इसमें आपको बता रखा है कि जो जितनी भी situations हैं इसमें जो इनिशियल सब्सटेंस है उसकी नेचर और आइडेंटिटी में चेंज आया है. वी हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस ऑफ मैटर इन आवर प्रीवियस क्लासेस. तो आपने क्लास 9 में भी पढ़ा होगा फिजिकल और केमिकल चेंजेस के बारे में. तो वेन एवर अ केमिकल चेंज अकर्स, जब भी कोई केमिकल चेंज होता है, वी कैन से दैट अ केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस. ये आपको पता होगा कि जब भी कोई केमिकल चेंज होता है तो हम लोग ये कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन ने जो है प्लेस लिया है, यानी केमिकल रिएक्शन की वजह से केमिकल चेंज होता है. यू मे परहैप्स बी वंडरिंग एज टू व्हाट इज एक्चुअली मीन्ड बाय अ केमिकल रिएक्शन. How do we come to know that a chemical reaction has taken place? Let us perform some activities to find the answer to these questions. So यहाँ पे एक एक्टिविटी दी हुई है, एक्टिविटी 1.1. इसे आप जो है अच्छे से रीड कर सकते हैं. So this activity is saying that clean a magnesium ribbon about 2 centimeter long by rubbing it with sandpaper. तो सैंड पेपर से रब करके हमको एक मैग्नीशियम रिबन जो है जो अबाउट 2 सेंटीमीटर लॉन्ग होना चाहिए उसे हमको क्लीन करना है. उसके बाद वी हैव टू होल्ड इट विद अ पेयर ऑफ टोंग्स. आपने टोंग्स देखे होंगे, पेयर ऑफ टोंग्स होता है, उससे हमें उसे पकड़ना है. देखिए, क्लीन करने के बाद हमने उसे ऐसे पकड़ा. होल्ड बर्न इट यूजिंग अ स्पिरिट लैम्प और बर्नर एंड कलेक्ट द ऐश सो फॉर्म्ड इन अ वॉच ग्लास. Burn the magnesium ribbon, keeping it as far as possible from your eyes. What do you observe? तो जब आपने मैग्नीशियम रिबन को क्लीन करके टोंग से पकड़ के उसे एक स्पिरिट लैम्प और बर्नर से उसको आपने बर्न किया और फिर उसका जो ऐश बचा था उसको वॉच ग्लास में रखा, तो what do you observe? You must have observed that magnesium ribbon burns with a dazzling white flame and changes into a white powder. तो हमने क्या ऑब्जर्व किया कि जो मैग्नीशियम रिबन है इट बर्न्स एंड आफ्टर बर्निंग इट चेंजेस इनटू वाइट पाउडर. ओके, सो दिस आर ऑब्जर्वेशन. अब व्हाट इज दिस वाइट पाउडर? दिस पाउडर इज मैग्नीशियम ऑक्साइड. इट इज़ फॉर्म ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर. तो ये किसकी वजह से हुआ है? मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जो कि एयर में क्या थे, प्रेजेंट थे, उनके रिएक्शन से क्या हुआ है, ये पेपर बर्न हुआ. और मतलब उनके रिएक्शंस पेपर बर्न होने के बाद में क्या हुआ है, ये वाइट पाउडर निकला. दिस वाइट पाउडर इज फॉर्म ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन विच इज़ प्रेजेंट इन अ एयर. मैग्नीशियम का तो रिबन था ही और ऑक्सीजन वॉज प्रेजेंट इन अ एयर, तो इन दोनों का रिएक्शन हुआ तभी वाइट पाउडर जो कि ऐश है हमारा उसके रूप में हमें दिखा. ठीक है. Second activity, take lead nitrate solution in a test tube, add potassium iodide solution. What do you observe? एक ये एक्टिविटी हमारी है. और थर्ड एक्टिविटी इज टेक अ फ्यू जिंक ग्रेन्यूल्स इन अ कॉनिकल फ्लास्क और टेस्ट ट्यूब, add dilute hydrochloric acid or sulfuric acid to this figure 1.2. This figure 1.2 is shown here. Do you observe anything happening around the zinc granules? Touch the conical flask or test tube. Is there any change in its temperature? तो अब देखिए, आपको यहाँ पे कुछ ऑब्जर्वेशंस मिलेंगे, उसके बेस पे हमने यहाँ पे जो है हम यहाँ पढ़ेंगे. देखिए, फ्रॉम द अबव 3 एक्टिविटीज़ वी कैन से दैट एनी ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस हेल्प अस टू डिटरमाइन वेदर द केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस. क्या क्या इसमें केमिकल रिएक्शन हुआ? चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर एंड इवोल्यूशन ऑफ गैस. ये सारे केमिकल रिएक्शंस जो है केमिकल चेंजेस जो है वो हमें देखने को मिले.
As we observe the changes around us, we can see that there is a large variety of chemical reactions taking place around us. We will study about the various types of chemical reactions and their symbolic representation in this chapter. तो इस चैप्टर को यहाँ पे समराइज़ किया गया और बताया गया है कि हम लोग इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं. केमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे, वेरियस टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में हम पढ़ेंगे और उनके सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन के बारे में हम पढ़ेंगे. ठीक है, तो अब हमारा आता है इस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक केमिकल इक्वेशंस. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट टॉपिक. Activity 1.1 can be described as when a magnesium ribbon is burnt in oxygen, it gets converted to magnesium oxide. ये हमने क्या डिस्क्राइब की, जब एक मैग्नीशियम रिबन को एयर में बर्न किया हमने तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया. दिस डिस्क्रिप्शन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इन अ सेंटेंस फॉर्म इज़ क्वाइट लॉन्ग. इस डिस्क्रिप्शन को एक सेंटेंस की फॉर्म में लिखना थोड़ा लेंदी है, थोड़ा सा लंबा है. इट कैन बी रिटन इन शॉर्टर फॉर्म. उसे हम लोग शॉर्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं. द सिंपलेस्ट वे टू डू दिस इज़ टू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ अ वर्ड इक्वेशंस. सिंपलेस्ट वे इसको करने का क्या है कि हम उसे एक वर्ड इक्वेशन में लिखें. द वर्ड इक्वेशन फॉर द अबव रिएक्शन वुड बी. अब आपको यहाँ पे वर्ड इक्वेशन दी हुई है. अब जो रिएक्शन हुआ था आपकी एक्टिविटी 1.1 के अंदर किसका, और देखिए मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन. तो ये दो रिएक्टेंट्स थे, मैग्नीशियम ने बन लिया था और ऑक्सीजन एयर में प्रेजेंट थी. दोनों का रिएक्शन जब हुआ सो इट इज़ फॉर्मिंग मैग्नीशियम ऑक्साइड एज अ प्रोडक्ट. ठीक है. The substances that undergo chemical change in the reaction 1.1 magnesium and oxygen, ये क्या है, reactants है, are the reactants. So reactants क्या होते हैं, reactants are the substance that undergo chemical change in the reaction. ठीक है, तो यहाँ पे आपको रिएक्टेंट्स की डेफिनेशन मिल गई. यू ऑल हैव टू अंडरलाइन दिस डेफिनेशन. इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप मार्क करते जाइए ताकि आप लोग जब रिवीजन करेंगे तो ये जो हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं इनको आप अच्छे से पढ़ लें ताकि आपको याद रहे. The substances that undergo chemical change are the reactants. ये reactants की definition हो गई. ठीक है ना. The new substance मैग्नीशियम ऑक्साइड. देखिए जब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की रिएक्शन हमने करवाई तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना. formed during the reaction is the product. आपको मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का मतलब यहाँ पर रिएक्शन करवा के एग्जाम्पल दिया जा रहा है, उसी से आपको रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट बताए जा रहे हैं. आप यहाँ पे देखेंगे तो इस वर्ड इक्वेशन में भी मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन बोथ आर रिएक्टेंट्स. आफ्टर द रिएक्शन मैग्नीशियम ऑक्साइड इज फॉर्म्ड और मैग्नीशियम ऑक्साइड इज द प्रोडक्ट. ठीक है. A word equation shows change of reactants to products through an arrow placed between them. उनके बीच में एक क्या होता है, एरो होता है. तो जब भी हम लोग वर्ड इक्वेशन लिखेंगे और जब हम लोग कोई भी केमिकल इक्वेशन लिखते हैं उनके बीच में क्या होता है, एरो होता है. यहाँ पे लिखा हुआ है ना. सो चेंज ऑफ रिएक्टेंट्स टू प्रोडक्ट्स. तो रिएक्टेंट्स जब प्रोडक्ट्स में चेंज होंगे वी विल शो बाय प्लेसिंग एन एरो बिटवीन देम. तो रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में चेंज हो रहे, बीच में एक एरो आपको लगाना है. ठीक है. द रिएक्टेंट्स आर रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. आपको पता होगा, आपने ऑब्जर्व कर लिया होगा फर्स्ट इक्वेशन को देखकर कि जो रिएक्टेंट्स है दे आर रिटन ऑन LHS साइड, लेफ्ट हैंड साइड, एंड दे आर रिटन विद द प्लस साइन. जैसे मैग्नीशियम ऑक्सीजन है, दोनों की रिएक्शन करवा रहे हैं तो दोनों के बीच में प्लस साइन हो. ठीक है. सिमिलरली प्रोडक्ट्स आर रिटन ऑन द राइट हैंड साइड. RHS प्रोडक्ट्स जो बनते हैं वो RHS में लिखते हैं विद अ प्लस साइन बिटवीन दैम. ठीक है. द एरो हेड पॉइंट्स टूवर्ड्स द प्रोडक्ट्स एंड शोज द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन. ठीक है. राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन. अब हम लोग इसमें क्या पढ़ेंगे कि केमिकल इक्वेशन जो है वो कैसे लिखी जाती है. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से पढ़िएगा, ध्यान दे के पढ़िएगा. Chemical equations can be made more concise and useful if we use chemical formula instead of words. Words जो है उनके अलावा अगर हम लोग फॉर्मूला यूज़ करें एक केमिकल रिएक्शन के लिए तो वो जो केमिकल इक्वेशन है वो छोटी भी हो सकती है और यूज़फुल भी हो सकती है. अब हम देखेंगे यहाँ पे उसी का एग्जांपल लेके हम लोग यहाँ पे देखेंगे. केमिकल इक्वेशंस. अ केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ केमिकल रिएक्शन. आपको पता होगा कि जो केमिकल इक्वेशन होती है इट रिप्रेजेंट्स अ केमिकल रिएक्शन.
If you recall formula of magnesium and oxygen and magnesium oxide, the above word equation can be written as, आपको पढ़ा होगा आपने मैग्नीशियम ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला, तो जो इक्वेशन है हम लोग कैसे लिख सकते हैं, Mg+O2 एंड कन्वर्ट्स इनटू MgO। यहाँ पे जो आपकी वर्ड इक्वेशन दे रखी है वही है Mg+O2, तो यहाँ पे Mg क्या है, मैग्नीशियम प्लस क्या किया हमने O2, और जब उनकी रिएक्शन हुई तो क्या बना MgO, क्या बना MgO। ठीक है। काउंट एंड कंपेयर द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन LHS एंड RHS ऑफ द एरो। अब हर एक एलिमेंट के LHS और RHS के बोथ साइड्स हमको क्या करने हैं, नंबर ऑफ एटम्स काउंट करने हैं हर एलिमेंट के। इज द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट द सेम ऑन द बोथ साइड, नहीं है ना। इफ नॉट देन द इक्वेशन इज अनबैलेंस्ड। अगर जो हमारे बोथ साइड्स एलिमेंट है उनके एटम्स सेम नहीं हैं तो हमारी जो इक्वेशन है वो अनबैलेंस्ड इक्वेशन है। इट इज़ द न्यू टॉपिक विच इज़ इंट्रोड्यूस्ड टू यू, तो आप इसे अच्छे से समझिएगा, ईजी सी बैलेंसिंग है। तो अनबैलेंस्ड इक्वेशन की डेफिनेशन क्या होगी, वो आपके यहाँ पे आएगी, इफ़ द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एन एलिमेंट ऑन द बोथ साइड इज़ नॉट सेम देन द इक्वेशन इज अनबैलेंस्ड इक्वेशन। ठीक है ना, यहाँ पे लिखा हुआ भी है अनबैलेंस्ड, सो व्हाई इट इज अनबैलेंस्ड, बिकॉज द मास इज नॉट द सेम ऑन बोथ साइड। सच अ केमिकल इक्वेशन इज स्केलेटल केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन। तो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को, मतलब जो अनबैलेंस्ड इक्वेशन है उसे स्केलेटल इक्वेशन भी कहते हैं। ठीक है, तो जो इक्वेशन 1.2 है ये Mg+O2 वाली, इट इज़ स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। क्यों, फॉर बर्निंग द मैग्नीशियम इन एयर, सो इट इज़ skeletal. Why it is skeletal? Because the number of atoms of each element on the both side are not equal. अगर आपको अभी ऑब्जर्व नहीं है तो मैं आपको बताती हूँ। देखिए यहाँ पे एक जो है एलिमेंट वो है Mg और दूसरा एलिमेंट क्या है O2, एक मैग्नीशियम है एक ऑक्सीजन है। तो आप इसे ध्यान से देखेंगे तो ये एक Mg है प्लस O2 है एंड इट इज़ मेकिंग MgO। सो द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ Mg ऑन द LHS साइड इज़ 1, RHS में भी 1 है, बट O2 के अगर आप देखेंगे, मतलब ऑक्सीजन के देखेंगे तो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है, कुछ नहीं है 1 है, तो दैट इज़ वाई इट इज़ डिफरेंट। सो इट इज़ एन अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब हम पढ़ेंगे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब देखिए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस पे आ जाते हैं क्योंकि फर्स्ट अनबैलेंस थी। चलिए नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा क्या है, बैलेंसिंग से रिलेटेड है, तो अच्छे से पढ़िएगा। रिकॉल द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दैट यू स्टडीड इन क्लास 9th। आपको याद होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, तो आपको बस एक बार रिकॉल करना है। मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है, 9th क्लास में भी हमने पढ़ा है कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। That is, the total mass of the elements present in the products of a chemical reaction has to be equal to the total mass of elements present in the reactants. तो इसका मतलब क्या है कि total mass of elements जो कि products में present है वो किसके इक्वल होना चाहिए, total mass of element जो कि reactants में present है उसके इक्वल होना चाहिए। In other words, the number of atoms of each element remains the same before and after chemical reaction. Hence we need to balance a chemical equation. So ये क्वेश्चन है, बन सकता है कि why do we need to balance a chemical equation? So the number of atoms of each element remains the same before and after the chemical reaction. Hence we need to balance a skeletal chemical equation. Is the chemical equation 1.2 balanced? जी 1.2 है, Mg+O2 MgO. So क्या ये balanced है? Let us learn about balancing a chemical equation step by step. मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आपको यहाँ पे समझाती रहूँगी। और हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेंगे, जैसे इसमें दे रखा है द वर्ड इक्वेशन फॉर एक्टिविटी 1.3 में बी रिप्रेजेंटेड एज। 1.3 एक्टिविटी क्या थी हमारी, आपको याद होगा जिंक ग्रेन्यूल्स वाली, उसके लिए जो वर्ड इक्वेशन लिखी है वो क्या हो सकती है, वर्ड इक्वेशन। याद रखिएगा वर्ड इक्वेशन, ठीक है ना। सो जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड मेक्स जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। तो उसमें जिंक में सल्फ्यूरिक एसिड ऐड हुआ, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन बनेगा। तो द अबव वर्ड इक्वेशन में भी रिप्रेजेंट बाय फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। अब उस वर्ड इक्वेशन केमिकल इक्वेशन में कैसे प्रेजेंट करेंगे, देखिए जिंक हम लिख सकते हैं Zn इज़ द जिंक, प्लस हम लोग करेंगे क्या, सल्फ्यूरिक एसिड। देखिए सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है
H2SO4, ध्यान से देखिएगा, सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2SO4। अब देखो जब Zn+H2SO4 को हमने रिएक्ट करवाया, सो क्या बना ZnSO4, ठीक है। क्या है ZnSO4? जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन यानी H2, समझे। सो लेट अस एग्जामिन द नंबर ऑफ एटम्स। आपको यहाँ पे दोनों डिफरेंट जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके क्या दे रखे हैं आपको, नंबर ऑफ एटम्स। हमने जो ये इक्वेशन बनाई इसमें 4 डिफरेंट एलिमेंट्स वी वर हैविंग। कौन कौन से थे? जिंक, हाइड्रोजन एंड दिस सल्फेट एंड ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या थे? 4 डिफरेंट एलिमेंट्स थे, ठीक है। अब हम चलते हैं इनके एटम्स के नंबर को देखने के लिए। अब देखिए जिंक, जो हमारा जिंक था, ठीक है, जो हमारा यहाँ पे जिंक था उसके कितने एटम्स है? 1 एटम है, ठीक है। कौन सी साइड है? LHS साइड। RHS साइड कितने हो गए प्रोडक्ट में? 1। ये तो ठीक है, बैलेंस है, दोनों साइड सेम है। हाइड्रोजन के देखिए LHS में 2, RHS में भी 2। चलिए सल्फर के देखते हैं। S स्टैंड्स फॉर सल्फर, तो S है वो सल्फर के लिए स्टैंड करता है। S मीन्स सल्फर। सल्फर के LHS साइड में 1 एटम थे, RHS में 1, बैलेंस्ड है। O के कितने हैं? LHS साइड 4, ठीक है, और RHS साइड 4 है, ठीक है। इस इक्वेशन को देख लीजिए, उसमें भी आपको पता लग जाएगा। देखो जिंक का यहाँ पे 1 है, अनदर जिंक यहाँ पे Zn, एक ही जिंक है, ठीक है। फिर H के यहाँ पे कितने? देखो H के नीचे ना पावर 2 है, और यहाँ पे RHS में भी H के नीचे पावर 2 है, दोनों बैलेंस्ड है। इसके 2 एटम्स, इसके 2 एटम्स। अब यहाँ पे S के कितने एटम्स हैं? 1 इस साइड है, एक ऐसे इस साइड एक है, और यहाँ पे O4 है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन के 4 एटम्स है। दिस मीन्स कि आपके जो नंबर ऑफ एटम्स LHS RHS साइड है इस इक्वेशन के वो सेम है। एज द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इज सेम ऑन बोथ साइड्स ऑफ एरो, जो एरो के बोथ साइड यानी LHS RHS में सेम है। इक्वेशन 1.3 जो कि अपने बड़ी जिंक वाली, वो इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। नाउ लेट अस ट्राई टू बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। हमको अब एक दूसरी केमिकल इक्वेशन दी हुई है, उससे बैलेंस करने की ट्राई करते हैं। सो टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन फर्स्ट ड्रॉ द बॉक्सेस अराउंड ईच फार्मूला। अब बैलेंस करने का तरीका होता है, हर फार्मूला के अराउंड आपको क्या बनाने होते हैं? बॉक्सेस, जो आपने कर रखे हैं। डू नॉट चेंज एनीथिंग इनसाइड द बॉक्सेस वाइल बैलेंसिंग द इक्वेशन। हर चीज़ आपको बाहर ही आपको यहाँ पे चेंज करनी है, अंदर की साइड आपको बॉक्सेस के अंदर आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है। ये हमारी स्टेप 1 होती है। कर लिया हमने, सबके अराउंड हमने बॉक्सेस ड्रॉ कर लिए। अब लिस्ट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अनबैलेंस्ड इक्वेशन। ये जो अनबैलेंस्ड इक्वेशन है 1.5 ऊपर ही आपको गिवन है, उसके आपको नंबर ऑफ एटम्स LHS और RHS साइड दोनों में नोट करने हैं। स्टेप 3 क्या होगा? इट इज़ ऑफन कन्वीनियंट टू स्टार्ट बैलेंसिंग विद अ कंपाउंड दैट कंटेन्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। ये आपको एक मतलब आप मान लीजिए टिप दे रखा है कि यहाँ पे कि अगर आप उस कंपाउंड को बैलेंस करना स्टार्ट जिसके ज़्यादा एटम्स होते हैं तो आपके लिए ईजी रहता है, ठीक है। इट मे बी रिएक्टेंट और अ प्रोडक्ट, रिएक्टेंट भी हो सकता है, प्रोडक्ट भी हो सकता है। इन दैट कंपाउंड सिलेक्ट द एलिमेंट विच हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। उस कंपाउंड के अंदर भी एक ऐसा एलिमेंट सेलेक्ट करो जिसके मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स हो। यूजिंग दिस क्राइटेरिया वी सिलेक्ट Fe3O4। ये हमको दिख रहा है सबसे जो मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स वाला कंपाउंड यही है, Fe3O4। तो अब इस एलिमेंट के अंदर वी सिलेक्ट Fe3O4 एंड द एलिमेंट ऑक्सीजन इन इट, ठीक है। ये है देयर आर 4 ऑक्सीजन एटम्स ऑन द RHS एंड ओनली 1 ऑन द LHS। RHS साइड में अब देखो ओके आप अगर एटम्स ऑब्जर्व करेंगे तो 4 है, और LHS साइड यहाँ पे कितने हैं? 1 एटम है। मतलब एरो के इस साइड ओके 4 एटम्स है RHS साइड, और एरो के LHS साइड ओ का कितना एटम है? 1 एटम, ठीक है। अब देखिए एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, हमने यहाँ पे टेबल बना रखे हैं आपको समझाने के लिए, आपकी बुक में है। इनिशियल इन रिएक्टेंट्स इन प्रोडक्ट्स, तो इनिशियली मतलब ऑक्सीजन के शुरुआत में कितने एटम्स है? रिएक्टेंट के अंदर H2 के अंदर देखो 1 ही है, और प्रोडक्ट्स के अंदर कितने? 4। कहाँ पर है? Fe3O4 में। अब बैलेंस करने के लिए क्या करोगे? प्रोडक्ट्स में जितने हैं उससे आपको रिएक्टेंट्स का मल्टीप्लाई कराना है। जैसे प्रोडक्ट्स में 4 है ना, तो रिएक्टेंट में 1 है, तो 1 को 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके रिएक्टेंट्स में भी 4 हो जाएंगे, तो ऑक्सीजन बैलेंस हो जाएगा, है ना।
So, to equalize the number of atoms, it must be remembered that we cannot alter the formula of compounds or elements involved in the reaction. For example, to balance oxygen atoms can put coefficient 4 S4H2O and not H2O4. अभी देखिए इसमें बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान देने वाली चीज़ है, ये कह रहा है कि जब भी हमें एटम्स जो है उसको इक्वल करना है बोथ साइड, है ना, तो हमको ऐसे जैसे हमारे H2O है, इधर एक ही एटम था, तो ब्रैकेट तो हमने यहाँ बना लिया, ब्रैकेट के अंदर हम कुछ ऐड नहीं कर सकते, शुरुआत में बता ही दिया था आपको। तो टू इक्वलाइज आप यहाँ पर 4 नहीं पुट कर सकते, आपको ब्रैकेट के बाहर 4 लगाना पड़ेगा, यानी यहाँ पर। ये वही बोल रहा है, ठीक है ना, ये बोल रहा है ना, फॉर एग्जाम्पल टू बैलेंस ऑक्सीजन एटम्स वी कैन पुट कोफिशिएंट 4 को हम कोफिशिएंट की तरफ पुट कर सकते हैं S4H2O एंड नॉट H2O4। इसको आप ऐसे नहीं बना सकते, ठीक है ना, ऐसे नहीं कर सकते, और ब्रैकेट के बाहर 4 ऐसे भी नहीं लगा सकते, H2O और ब्रैकेट के बाहर 4, ये भी गलत है, ठीक है। तो ये हमारे मेथड्स हमने बता दी कि आपको क्या क्या आपको ध्यान रखना है। नाउ द पार्टली बैलेंस्ड इक्वेशन बिकम्स, अब जो हमने बैलेंस करी ऑक्सीजन के एटम्स बैलेंस कर दिए, कैसे बनती है, Fe+4H2O एंड रिएक्शन में प्रोडक्ट्स आर Fe3O4+H2। अभी तक हमने यहाँ तक कर दिया। अब क्या करेंगे, Fe एंड H एटम्स आर स्टिल नॉट बैलेंस, आयरन के और हाइड्रोजन के जो एटम्स है अभी तक बैलेंस नहीं हुए हैं। पिक एनी ऑफ दीज एलिमेंट्स टू प्रोसीड फर्दर। लेट अस बैलेंस हाइड्रोजन एटम्स इन द पार्टली बैलेंस्ड इक्वेशन, जो हमने ये वाली करी है, हम लोग अब हाइड्रोजन जो है उसको बैलेंस करते हैं। टू इक्वलाइज द नंबर ऑफ H एटम्स मेक द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन एज 4 ऑन द RHS। कैसे बनाओगे, इनिशियली रिएक्टेंट्स में हाइड्रोजन के एटम्स अब कितने हो गए, 8। अब ऐसे नहीं हो सकता कि हाइड्रोजन के आपके एटम्स 2 हैं, नहीं है, क्योंकि आपने ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 4 लगाया था, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 2 कराओ, कितने हो गए, 8। तो यू हैव हाइड्रोजन एटम्स इन द इनिशियल मीन्स इन द रिएक्टेंट्स 8, तो अब आपको प्रोडक्ट्स में कितने करने पड़ेंगे, 8। कैसे करोगे, प्रोडक्ट्स में कितने हैं, आप देखो यहाँ पे प्रोडक्ट्स में है हमारे पास केवल 2, यहाँ पे है H2 में कितने हमारे पास है, केवल 2, आपको दिख रहे होंगे। अब आप इस 2 को 8 कैसे बना सकते हैं, आपको खुद को पता है कि 2 के टेबल में 8 कितने टाइम्स आता है, 4 टाइम्स, सो 4 2 ज़ा 8। तो अगर हम इसके बाहर, इस ब्रैकेट के बाहर हम 4 लगा दें, 4 लगा देंगे ब्रैकेट के बाहर, सो इट कैन बी बैलेंस, ठीक है, हो सकती है, बैलेंस हो सकती है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, वही करेंगे, हम लोग 2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 4 से, ठीक है। यहाँ पे हमारी जो इक्वेशन है हाइड्रोजन एटम वो बैलेंस हो गए बोथ साइड, ठीक है। अब हम लोग 5th स्टेप है, एग्जामिन द अबव इक्वेशन एंड पिकअप द थर्ड एलिमेंट विच इज़ नॉट बैलेंस्ड। अब इक्वेशन को फिर से देखो और ऐसा एलिमेंट निकालो जो अभी तक बैलेंस नहीं हुआ है। यू फाइंड दैट ओनली 1 एलिमेंट इज लेफ्ट टू बी बैलेंस, दैट इज आयरन। वो आयरन है Fe, ठीक है, फेरस। तो एटम्स ऑफ आयरन निकालते हैं। इनिशियली रिएक्टेंट्स में आयरन के 1 एटम है, आपको दिख रहे होंगे, और प्रोडक्ट्स में कितने हैं, 3 एटम्स हैं। लेट मी शो यू अगेन, यहाँ पे फेरस इनिशियली इसमें फेरस Fe लिखा हुआ था, और यहाँ पे रिएक्टेंट्स में Fe3 है। Fe3 का मतलब क्या है कि RHS साइड एरो के बाद है, तो Fe3 का मतलब क्या है, RHS साइड आयरन के 3 एटम्स है, और LHS साइड दे आर ओनली 1 है, सो इट इज़ ओनली 1। तो अब हम इसको बैलेंस कैसे करेंगे, ऑब्वियसली 1 को 3 से मल्टीप्लाई करवा दो, ठीक है, तो वो 3 हो जाएंगे। सो यहाँ पे आपको लिखा है टू बैलेंस 1 मल्टीप्लाई बाय 3। फाइनली टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द बैलेंस इक्वेशन वी काउंट द आइटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन बोथ साइड। अब हम क्या करेंगे, बोथ ईच एलिमेंट, हर एलिमेंट के एटम्स को काउंट करेंगे बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन। द नंबर्स ऑफ एटम्स ऑफ elements on both sides of equation 1.9 are equal हो गए, this equation is now balanced। अब आपकी इक्वेशन जो है वो बैलेंस हो चुकी है। दिस मेथड ऑफ बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन इज कॉल्ड हिट एंड ट्रायल मेथड। इस मेथड को क्या बोलते हैं, हिट एंड ट्रायल। एज वी मेक ट्रायल्स, क्योंकि हम ट्राई करते हैं, we make trials to balance the equations by using the smallest whole number coefficient, सबसे छोटे से छोटे कोएफिशिएंट को लेकर। स्टेप 7, राइटिंग सिम्बल्स ऑफ फिजिकल स्टेट्स। फिजिकल स्टेट्स के सिम्बल्स को हमको लिखना है, ठीक है, इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। केयरफुली एग्जामिन द अबव
above balanced equation 1.9. Does this equation tell us anything about the physical state of each reactant and product? आपको ये पता है कि किस स्टेट में कौन सा इनका फिजिकल स्टेट क्या है, तो अब हम वही रखेंगे. No information has been given in this equation about the physical states. To make a chemical equation more informative, the physical states of the reactants and products are mentioned along with the chemical formula. तो जो हमारी केमिकल इक्वेशन उसको बहुत और भी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि फिजिकल स्टेट्स भी रख देते हैं रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के केमिकल फार्मूला के साथ. द gaseous, liquid, aqueous and solid states of reactants are products presented by. अब देखिए यहाँ पे कुछ ये इम्पॉर्टेंट लाइन है. क्या कह रहा है कि gaseous state, liquid, aqueous and solid states of reactants and products are represented by notations. gaseous के लिए हम लोग यूज़ करते हैं G, यहाँ पे आपको दिया हुआ है ना G. liquid के लिए L, aqueous के लिए AQ, solid के लिए S. कुछ notations है. The word aqueous is written if the reactant or product is present as solution in water. अच्छा, aqueous का मतलब क्या होता है? aqueous, AQUOUS, ठीक है. aqueous, AQUEOUS, ठीक है. aqueous. So aqueous का मतलब क्या होता है कि ये तो आपको लिखते हैं AQ. aqueous का मतलब क्या होता है कि जब भी कोई जो प्रोडक्ट है, रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट है, ठीक है ना, इट इज़ प्रेजेंट एज अ सॉल्यूशन इन वाटर, वो वाटर के साथ जो है सॉल्यूशन के रूप में प्रेजेंट है, देन वी यूज़ एक्वस. कोई भी हमारा एलिमेंट है रिएक्टेंट्स में, प्रोडक्ट्स में, वो वाटर के साथ मिक्सड अप है, तो हम लोग क्या उसको बोलते हैं? एक्वस. वी हैव एक्वस सॉल्यूशन, सो इट इज़ प्रेजेंट एज सॉल्यूशन इन वाटर. सो इफ एनी एलिमेंट इन LHS or RHS or reactants or product is present as a solution in water or with water, then we say that it is aqueous. Okay. The balanced equation 1.9 becomes. अब इसको हम लोग जब करेंगे तो आपको पता है आयरन सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट है, ठीक है. ऑक्सीजन गैसियस ऑब्वियसली G. O4 ऑक्सीजन अगेन O, S because FeO4, so it is S hold. And hydrogen again gas. Note that the symbol G is used with H2O to indicate that. तो हम लोग इसका जो है स्टेट कैसे प्रेजेंट करते हैं, तो जैसे ये हमारे जैसे एक ही एग्जांपल लेते हैं. सेकंड वाला इजी है, तो सेकंड वाला आपको जल्दी समझ में आ जाए. जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है प्लस H2A जो एटम्स है, सो सनलाइट एंड क्लोरोफिल. सो हम लोगों ने क्या किया कि ये आपको पता होगा कि ये जो इक्वेशन है ये हमारी किसकी इक्वेशन है? वेरी गुड, इट इज़ द इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस. तो हम लोगों ने क्या किया कि इसमें सनलाइट और क्लोरोफिल एरो के ऊपर नीचे लगा दिया. सो इट इज़ द रिएक्शन कंडीशन, ठीक है. तो अब हमारे आते हैं इन टेक्स्ट क्वेश्चन, वी विल डिस्कस देम सेपरेटली, ठीक है. अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस. टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन. देखिए रिएक्शन केमिकल रिएक्शन कितने टाइप के होते हैं. सो द फर्स्ट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन. फर्स्ट टाइप क्या है रिएक्शन का? कॉम्बिनेशन रिएक्शन. नाम से पता चल रहा है कॉम्बिनेशन रिएक्शन मतलब किसी का कॉम्बिनेशन हो रहा है दो एलिमेंट्स का और कुछ बन रहा है प्रोडक्ट. कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विगोरसली विद वाटर टू प्रोड्यूस स्लेट लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिलीजिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट. तो ये कुछ एक्टिविटी है. इसके बाद आपको पता चलेगा जैसे आपको एक स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड लेनी है और एक क्विक लाइम. कैल्शियम ऑक्साइड और क्विक लाइम एक ही बात है. कैल्शियम ऑक्साइड इज ऑल्सो नोन एज क्विक लाइम, ठीक है. बीकर में लेनी है. फिर वी हैव टू स्लोली ऐड वाटर टू दिस. नाउ वी हैव टू टच द बीकर एज शोन इन फिगर 1.3. अब इस बीकर को हमें टच करना है जैसे 1.3 में दिखा रखा है ऐसे, ठीक है. डू यू फील एनी चेंज इन टेम्परेचर? आपको कि कोई फील हुआ आपको कि टेम्परेचर में चेंज आया? तो क्या है कि टेम्परेचर में चेंज होगा. द टेम्परेचर ऑफ द बीकर विल इंक्रीज और जब उसको टच करेंगे तो यू विल फील जस्ट हीट, है ना. तो आपको फील होगा, यू विल फील वेरी लाइक आफ्टर टचिंग दैट इट विल फील वेरी हॉट. वाई? बिकॉज कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विगरसली विद वाटर टू प्रोड्यूस स्लेट लाइम. कैल्शियम ऑक्साइड जब वाटर से रिएक्ट करेगी तो स्लेट लाइम बनाएगी. क्या बनेगा वो? स्लेट लाइम मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिलीजिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट. लार्ज अमाउंट ऑफ हीट जो है वो प्रोड्यूस होगी. तो ऑब्वियसली द टेम्परेचर ऑफ द वाटर विल इंक्रीज. दैट इज़ वाई
द चेंज इन टेम्परेचर विद अकर टेम्परेचर विल इंक्रीज। इसको हम लोग क्या करेंगे कि रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए CaO क्विकलाइम है, कैल्शियम ऑक्साइड है CaO, वो हमने जब H2O यानी वाटर के अंदर मिलाई, यानी CaO व्हेन मिक्स विद वाटर, CaO क्विकलाइम है, ठीक है। यहाँ पे H2O लिक्विड है, CaO क्या है, सॉलिड, कैल्शियम ऑक्साइड। तो क्या बना इसमें हमारा CaOH2 एक्वस बना, क्योंकि आपने वाटर के अंदर मिलाया। आपने पढ़ा था कि कोई भी एलिमेंट वाटर के अंदर मिक्स होता है, कोई भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट, तो इट विल बी एक्वस। In this reaction, calcium oxide and water combine to form a single product, calcium hydroxide. इस रिएक्शन के अंदर कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर जो है वो क्या बना रहे हैं, एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। Such a reaction in which a single product is formed from two or more reactants is known as combination reaction. So combination reaction क्या होता है, एक ऐसा reaction in which single product is formed from two or more reactants, ठीक है, two or more reactants से एक single product form होता है। ये डू यू नो पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आपके इसमें से क्वेश्चन आ जाते हैं। अ सॉल्यूशन ऑफ स्लेट लाइम प्रोड्यूस्ड बाय रिएक्शन 1.13 इज़ यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग। जो स्लेट लाइम प्रोड्यूस हुआ ये CaOH, तो ये क्या था हमारा CaOH2, सो इट वॉज स्लेट लाइम। Calcium hydroxide reacts slowly with carbon dioxide in air to form a thin layer of calcium carbonate on walls, and calcium carbonate is formed after 2 or 3 days of white washing and gives a shiny finish to the walls. जब आप इसको, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, so it reacts with carbon dioxide and after 2-3 days it will form a thin layer of calcium carbonate, है ना, and calcium carbonate यानी CaCO3 is formed and it will give shiny finish, shiny color to the walls. It is interesting to note that the chemical formula for the marble is also CaCO3, मतलब मार्बल का जो केमिकल फार्मूला है that is also CaCO3। आपको इसमें जो है केमिकल इक्वेशन भी लिखी हुई है, CaOH2 एक्वस मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड जब रिएक्ट करेगी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ इट विल फॉर्म CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर ऑल्सो। Now let us discuss some more examples of combination reactions. Burning of coal यानी carbon plus oxygen C plus O2 CO2. Formation of water from H2 and O2 यानी H2 plus O2 H2O। अब इसको बैलेंस करने के बाद हमने यहाँ पे क्या लगा दिया 2H2 plus O2, ठीक है। यहाँ पे आपको समझा भी दे देती हूँ अगर आपको नहीं आ रहा है। जैसे हमारा देखिए H2 plus O2 है, ठीक है ना। रिएक्शन में के बाद में क्या बनेगा, ये H2O यानी यहाँ पे O के केवल कितने एटम्स हैं, 1 है, RH साइड में 1 है और यहाँ पे H2 के बैलेंस है हाइड्रोजन के। अब हमें यहाँ पे 2 लगाएंगे तो O के हो गए 2, लेकिन कितने हो गए 4 हो गए हमारे हाइड्रोजन के एटम्स। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या प्लेस कर देंगे, एक 2 प्लेस कर देंगे। यहाँ पे 2 लगाते हैं हमारे बैलेंस हो जाएंगे, यहाँ पे भी 4 हो जाएंगे, 2 2 4, यहाँ पे 4, यहाँ पे ऑक्सीजन के ऑलरेडी 2 एटम्स हो जाएंगे। दैट्स वाई इट इज़ बैलेंस्ड। अदर एग्जाम्पल, अब देखिए यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है। इन सिंपल लैंग्वेज वी कैन से दैट व्हेन 2 और मोर सब्सटेंसेज कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट द रिएक्शंस आर कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अंडरलाइन दिस लाइन, वेरी इंपॉर्टेंट। वी ऑब्जर्व दैट यहाँ पे हमने जो एक्टिविटी 1.4 में ऑब्जर्व किया था कि लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज इवॉल्व, बहुत सारी लार्ज अमाउंट ऑफ हीट जो प्रोड्यूस हुई है। दिस मेक्स द रिएक्शन मिक्सचर वार्म। रिएक्शन मिक्सचर क्या हो गया, वार्म हो गया है थोड़ा। Reactions in which heat is released along with the formation of products are called exothermic chemical reactions. Exothermic reaction होते हैं जिसमें heat जो है वो क्या होती है, produce होती है, ठीक है। So heat is produced. So these are the reactions. So these reactions are called exothermic reactions, ठीक है। चलिए यहाँ पे आपको कुछ और एग्जांपल्स दे रखे हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के। बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, एंड डू नो दैट रेस्पिरेशन इज़ एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। येस, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है एक रेस्पिरेशन, जो हम लोग रेस्पिरेशन करते हैं वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। वी ऑल नो दैट वी नीड एनर्जी टू स्टे अलाइव। वी गेट दिस एनर्जी फ्रॉम द फूड वी ईट। बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, देखिए इंपॉर्टेंट है यहाँ पे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये पैराग्राफ केस बेस में भी पूछा जा सकता है।
ड्यूरिंग डाइजेशन फूड इज़ ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। डाइजेशन के दौरान फूड जो है वो सिंपलर सब्सटेंस में ब्रोकन डाउन हो जाता है, ब्रेक किया जाता है। फॉर एग्जांपल राइस, पोटैटोज एंड ब्रेड कंटेन कार्बोहाइड्रेट्स। दीज कार्बोहाइड्रेट्स आर ब्रोकन डाउन टू फॉर्म ग्लूकोज। दिस ग्लूकोज combines to with oxygen in the cells of our body and provides energy. The special name of this reaction is respiration. बहुत इंपॉर्टेंट है, इस रिएक्शन का स्पेशल नेम क्या है? रेस्पिरेशन। ठीक है, तो रेस्पिरेशन इज द स्पेशल नेम ऑफ दिस प्रोसेस। द प्रोसेस विच वी विल स्टडी इन चैप्टर 6, हम लोग बायो का चैप्टर 1 यानी चैप्टर नंबर 6 में इसकी स्टडी करेंगे। तो रिएक्शन रेस्पिरेशन जो है उसकी इक्वेशन है C6H12O6 एक्वस है ग्लूकोज प्लस 6O2 will give you 6CO2 plus 6H2O plus energy. Third example, the decomposition of vegetable matter into compost is also an example of exothermic reaction. Now the second type of reaction is decomposition reaction. ठीक है, इससे पहले we will perform an activity. तो activity 1.5 इससे आप पढ़ सकते हैं। Take about 2 grams of ferrous sulfate crystals. Ferrous sulfate यानी FeSO4 in a dry boiling tube. Note that the color of ferrous sulfate crystals. Note the color of ferrous sulfate crystals. क्या है उसका कलर नोट करना है। Heat the boiling tube over the flame of a burner or spirit lamp as shown in figure 1.4. देखिए इस फिगर में। Observe the color of crystals after heating. Have you noticed that the green color of ferrous sulfate crystals has changed? You can also smell the characteristic color of burning sulfur. तो इसका आपको रिएक्शन भी दे रखा है Fe2FeSO4। जब हमने इसको हीट किया सो इट विल गिव Fe2O3 प्लस SO2 plus SO3. In this reaction you can observe that single reactants break down to give simpler products. मतलब कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या था कि जो रिएक्टेंट्स है दे आर कंबाइनिंग टू फॉर्म अ सब्सटेंस, है ना। हमने जो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी तो इसमें क्या था कि सिंपल लैंग्वेज में हमने यहाँ पे पढ़ा था ना कि 2 और मोर सब्सटेंस एलिमेंट्स और कंपाउंड्स कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। मतलब 2 और मोर सब्सटेंस कंपाउंड्स या एलिमेंट्स से सिंगल प्रोडक्ट बनता है। लेकिन डिकम्पोजिशन रिएक्शन अपोजिट है। इसमें क्या होता है देखिए, when a single reactants break down to give simpler products, then this is called a decomposition reaction. देखिए ferrous sulfate crystals FeSO4 and 7H2O lose water when heated and the color of crystals changes. It then decomposes to ferric oxide Fe2O3, sulfur dioxide SO2 and sulfur trioxide SO3. Ferric oxide is a solid while SO2 and SO3 are gases. Decomposition of calcium carbonate to calcium oxide and carbon dioxide on heating is an important decomposition reaction used in various industries. बहुत इंपॉर्टेंट है ये लाइन भी और ये रिएक्शन भी। ये रिएक्शन बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किया जाता है। डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट टू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। सो कैल्शियम कार्बोनेट को कैल्शियम ऑक्साइड एंड कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट किया जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड इज कॉल्ड लाइम और क्विक लाइम, ये मैंने आपको पहले बताया था। तो कैल्शियम ऑक्साइड को लाइम या क्विक लाइम भी कहते हैं। इट इज़ मैनी यूजेस, ठीक है ना। तो क्विक लाइम के बहुत सारे यूजेस होते हैं। वन इज़ इन मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट। जो क्विक लाइम है वो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट में भी यूज़ आती है। व्हेन अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग इट इज़ कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन। एक और यहाँ पे डेफिनेशन दे रखी है। थर्मल मतलब होता है हीट, है ना। सो थर्मल डिकम्पोजिशन क्या होता है कि जब एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है वो हीटिंग के द्वारा किया जा रहा है, देन इट इज़ थर्मल डिकम्पोजिशन। जैसे CaCO3 जिसे लाइमस्टोन का फॉर्मूला है, मार्बल का भी फॉर्मूला है, हमने अभी पढ़ा था CaCO3, है ना। सो कैल्शियम कार्बोनेट है यानी लाइमस्टोन, ठीक है। तो व्हेन इट इज़ हीटेड यानी CaCO3 को जब हीट करते हैं देन इट विल फॉर्म क्विक लाइम एंड कार्बन डाइऑक्साइड CaO plus CO2. यू विल ऑब्जर्व द एमिशन ऑफ ब्राउन फ्यूम्स। ये हमें एक्टिविटी है, उसके बाद में जो आपके आएगा ये है कि टेक अबाउट 2 ग्राम ऑफ, जब आप लेड नाइट्रेट लेंगे, लेड नाइट्रेट का पाउडर इन अ बॉइलिंग ट्यूब, एंड उसके बाद व्हेन यू विल होल्ड द बॉइलिंग ट्यूब विद द पेयर ऑफ टोंग्स एंड हीट इट ओवर द फ्लेम, यू विल ऑब्जर्व समथिंग। एंड व्हाट विल यू ऑब्जर्व? यू विल ऑब्जर्व द एमिशन ऑफ ब्राउन फ्यूम्स। दीज फ्यूम्स आर ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये किसके फ्यूम्स होंगे? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के यानी NO2 के। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखिए एग्जामिनेशन में MCQ में पूछ जा सकती है कि ब्राउन फ्यूम्स किसके होंगे। सो दीज ब्राउन फ्यूम्स आर ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। द रिएक्शन टेक्स प्लेस इज, अभी जो रिएक्शन है वो
आपको बता रखी है इधर 1.21 में। 2 PbNO3 whole 2 is heated, so 2 PbO plus 4 NO2 मतलब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस O2 इज गिवन। ठीक है, सो PbNO3 जो है वो PbNO3 होल ट्वाइस लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला है। लेड नाइट्रेट का हो गया, उसके बाद PbO लेड ऑक्साइड का, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का। ठीक है, नाउ सम डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यू विल सी, अब यहाँ पे जो इसमें करने के बाद एक्टिविटीज़ है उसमें उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, डिकम्पोजिशन हुआ है सिल्वर क्लोराइड का सिल्वर और क्लोरीन में बाय लाइट। तो आप इसको कैसे लिखेंगे ये इंपॉर्टेंट है। देखिए 2AgCl इज़ कन्वर्टेड टू 2Ag + Cl2 बाय सनलाइट। तो आप इसे लिखेंगे, वो आप देख सकते हैं। सिल्वर ब्रोमाइड ऑल्सो बिहेव्स इन द सेम वे। ठीक है, 2AgBr with the help of sunlight broken down into 2Ag plus Br2. The above reactions are used in black and white photography. What form of energy is causing these decomposition reactions? So we have seen the decomposition reactions require energy either in form of heat, light or electricity. Electricity के फॉर्म में भी हो सकता है। जब आप एक्टिविटी 1.7 पढ़ेंगे तो उसमें जो आपकी ये एक्टिविटी दे रखी है इसमें आपको पता चलेगा कि decomposition reaction also takes place with the help of electricity. ठीक है, चलिए यहाँ पे फिर हमारा है नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इससे पहले हमको दे रखा है, देखिए एंडोथर्मिक रिएक्शन की डेफिनेशन, रिएक्शंस इन विच एनर्जी एब्जॉर्ब्ड आर कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो हमने पढ़ा था कि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कौन से होते हैं, जिसमें जो है हीट है वो क्या होती है हमारी, इवॉल्व होती है। हीट जो है वो आपके इवॉल्व होती है। और एंडोथर्मिक क्या हो गया, जिसमें हीट क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, अब हम लोग पढ़ते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो देखिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज ऑल्सो वेरी इजी। ये आपकी एक्टिविटी 1.9 है। यू हैव टू टेक 3 iron nails and clean them by rubbing with sandpaper. Then you have to take 2 test tubes A and B. In each test tube you have to take about 10 ml copper sulfate solution. Then tie 2 iron nails with a thread and immerse them carefully into copper sulfate solution in test tube B for about 20 minutes. Keep 1 iron nail aside for comparison. After 20 minutes, take out the iron nails from the copper sulfate solution. Compare the intensity of the blue color of the copper sulfate solution in test tube A and B. Also compare the color of copper sulfate solution with the one kept aside. ठीक है, ये आपको यहाँ पे कंपेरिजन करना है। Why does the iron nail become brownish in color? The blue color of copper sulfate fade. अब देखिए कॉपर सल्फेट का जो ब्लू कलर देखिए वो फेड हो जाएगा और ये जो आयरन नेल है वो ब्राउनिश हो जाएगा कलर में। द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस इन दिस एक्टिविटी। इस एक्टिविटी में क्या हुआ था कि ये केमिकल रिएक्शन हुआ क्या कि फेरस प्लस कॉपर सल्फेट, देखिए आपको हर फॉर्मूला के नीचे जो आपके न्यू है उसके नीचे लिखे हुए हैं नेम्स। सो आयरन प्लस कॉपर सल्फेट रिएक्ट्स टू मेक आयरन सल्फेट प्लस कॉपर। इन दिस रिएक्शन आयरन हैज़ डिस्प्लेस्ड और रिमूव्ड अनदर एलिमेंट। तो इसमें क्या होगा कि आयरन ने दूसरे एलिमेंट को क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया और अपनी जगह से क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। जैसे Fe जो है वो Cu की जगह आ गया है ना, और Cu को इसने बाहर यहाँ पे निकाल दिया। ठीक है, दिस रिएक्शन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, व्हेन वन एलिमेंट टेक्स प्लेस ऑफ अनदर एलिमेंट। ठीक है, अदर एग्जाम्पल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आर Zn प्लस CuSO4 यानी जिंक प्लस कॉपर सल्फेट जब करवाओगे रिएक्शन इट विल फॉर्म जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। Pb प्लस CuCl2 यानी लेड प्लस कॉपर क्लोराइड विल गिव यू लेड क्लोराइड प्लस कॉपर। जिंक एंड लेड आर मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स एंड कॉपर। जिंक और लेड जो है वो कॉपर से क्या है, मोर रिएक्टिव है। दे डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स कंपाउंड्स, जगह से हटा दिया। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, you will observe that a white substance which is insoluble in water is formed. This insoluble substance formed is known as precipitate. एक यहाँ पे अब देखिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पे आ गए हम लोग। तो इसमें आपको क्या करना है कि यू हैव टू टेक अबाउट 3 ml ऑफ सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब
another test tube in another test tube it will take about 3 ml of barium chloride solution. Then you have to mix the two solutions and you will observe. What you will observe? You will observe that a white substance is formed which is insoluble in water. Water में मिलेगा नहीं. So this insoluble substance is formed as precipitate. Any reaction that produces a precipitate is called a precipitation reaction. This is sodium sulfate plus barium chloride will give you barium sulfate and sodium chloride. The white precipitate of barium sulfate formed by reaction of SO2 negative 4 and Ba2 positive. The other product formed is sodium chloride which remains in the solution. Such reaction in which there is an exchange of ions between the reactants are called double displacement reaction. बहुत important line है. Displacement तो है ही, double displacement reaction आपको देखिए एकदम यहाँ पे दे रखी है. लास्ट लाइन जो है इस टॉपिक की, हाँ इस एक्टिविटी से पहले. सो रिएक्शंस इन विच देयर इज अ एक्सचेंज ऑफ आयंस. आयंस का जो है क्या होता है, एक्सचेंज होता है बिटवीन द रिएक्टेंट्स इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. उनको क्या कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. जहाँ पे भी आयन वर्ड अर्जुना तक क्या पूरे चैप्टर में था, जिस रिएक्शन में आयन वर्ड का यूज़ हुआ है ना वो एक ही रिएक्शन है जो कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है. तो जहाँ पे आपको एक्सचेंज ऑफ आयरन दिख जाए ना रिएक्शन के टाइप में, तो वहाँ पे आपको सीधा सीधा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन लिखना है. डिस्प्लेसमेंट नहीं लिखना, डिस्प्लेसमेंट में एक्सचेंज ऑफ आयंस नहीं होते हैं. ठीक है. अब हमारे इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन. जल्दी हो जाएगा, इजी टॉपिक है. ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, वो हम पढ़ेंगे. आपको क्या करना है कि एक चाइना डिश को हीट करना है जिसमें 1 ग्राम ऑफ कॉपर पाउडर है. व्हाट यू विल ऑब्जर्व, द सरफेस ऑफ कॉपर पाउडर बिकम्स कोटेड विद ब्लैक कॉपर ऑक्साइड. व्हाई डज दिस ब्लैक सब्सटेंस फॉर्म्ड, क्यों फॉर्म हुआ है, दिस इज बिकॉज ऑक्सीजन इज एडेड टू कॉपर एंड कॉपर ऑक्साइड इज फॉर्म्ड. यानी 2Cu+O2 यानी Cu+O2 का रिएक्शन करवाया तो इट विल फॉर्म CuO. उसके बाद बैलेंस कर लेना आप उसको और हीट करवाई. इफ हाइड्रोजन गैस इज पास्ड over this heated material CuO, the black coating on the surface turns brown as the reverse reaction takes place and copper is obtained. If a substance gains oxygen during a reaction, it is said to be oxidized. Oxidized कब कहते हैं किसी भी सब्सटेंस को. इफ़ अ सब्सटेंस गेन्स ऑक्सीजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन, अगर वो रिएक्शन के दौरान ऑक्सीजन जो क्या कर लेता है, गेन कर लेता है, देन इट इज़ सेड टू बी ऑक्सीडाइज्ड. तब कहते हैं कि वो क्या है, ऑक्सीडाइज्ड हो चुका है. ठीक है. नाउ इफ़ अ सब्सटेंस लूजेज ऑक्सीजन ड्यूरिंग अ रिडक्शन, इट इज सेड टू बी रिड्यूस्ड. कि अगर वो ऑक्सीजन जो है वो रिड्यूस कर देता है तो इट इज़ नोन एज रिडक्शन. ठीक है. एंड आई एम रिपीटिंग वन पॉइंट जो आपके ऑक्सीडेशन है, रिडक्शन है. सो व्हाट इज ऑक्सीडेशन, व्हेन ऑक्सीजन इज एडेड टू अ सब्सटेंस और हाइड्रोजन इज रिमूव्ड, ऑक्सीडेशन हो जाता है. और रिडक्शन क्या होता है, इट इज़ अ प्रोसेस इन विच हाइड्रोजन इज एडेड एंड ऑक्सीजन इज रिमूव्ड. Okay. In your NCERT it is written कि oxygen is added to a substance and reduction takes place when oxygen is removed. So आपको बस इतना ही याद करना है. ठीक है. यहाँ पे आपके जो है यहाँ पे during a reaction the copper oxide is losing oxygen and being reduced. The hydrogen is gaining oxygen and is being oxidized. तो हाइड्रोजन के पास ऑक्सीजन आ रहा है और वो ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है. तो इन अदर वर्ड्स वन और रिएक्टेंट्स गेट ऑक्सीडाइज्ड व्हाइल द अदर गेट्स रिड्यूस ड्यूरिंग रिएक्शन. एक रिएक्टेंट जो है वो ऑक्सीडाइज्ड हो चुका है और अदर जो है रिड्यूस हुआ है. तो ऐसी रिएक्शन क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस और रिडॉक्स रिएक्शन. रिडॉक्स रिएक्शन या ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस क्या होते हैं, जिसमें जो आपका रिडक्शन होता है और ऑक्सीडेशन वो क्या होता है, साइमल्टेनियसली होता है, यानी साथ साथ होता है. ठीक है. जैसे Cu+H2 को हीटिंग किया तो Cu+H2 आया, तो यहाँ पे H2 की क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन. तो H2 में O में ऐड हो रहा है और Cu की क्या हो रही है, रिडक्शन. CuO की है ना, CuO की रिडक्शन हो रही है. ठीक है. तो CuO से Cu बन रहा है. ठीक है ना. तो क्या हो रही है, इसकी रिडक्शन. नाउ corrosion and rancidity, last two topics. Corrosion, you must have observed that iron articles are shiny when new but get coated with. अभी देखिए आपका डेली डे टू डे लाइफ से रिलेटेड है तो आप इसको बहुत अच्छे से रिलेट कर सकते हैं अपनी डे टू डे लाइफ के प्रोडक्ट्स से. तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जो आयरन आर्टिकल्स है, जो आप आयरन की चीज़ें लाते हैं, जो आप न्यू लाते हैं तो बहुत ज़्यादा शाइनी होती है. लेकिन क्या है, उनके ऊपर एक रेडिश ब्राउन पाउडर की एक कोटिंग आ जाती है जब वो कुछ समय तक छोड़ दिए जाते हैं. दिस प्रोसेस इज कॉमनली नोन एज रस्टिंग ऑफ आयरन. इसे कॉमनली रस्टिंग ऑफ आयरन कहा जाता है. सम अदर मेटल्स ऑल्सो गेट टर्निश्ड इन दिस मैनर. व्हेन अ मेटल इज, अभी देखिए यहाँ पे आपको अंडरलाइन करनी है,
when a metal is attacked by substances around it, such as moisture, acids, etc., it is said to be corrode, and this process is called corrosion. Corrosion किसे कहते हैं आपको अंडरलाइन करनी है, very important. The black coating on silver and green coating on copper are examples of corrosion. So two examples of corrosion are also given. क्या क्या है? Black coating on silver and green coating on copper. Corrosion causes damage to car bodies, bridges, iron railings, ships, and to all objects made of metal, especially those of iron. So corrosion of iron is a serious problem. ये आपने देखा ही होगा. Every year an enormous amount of money, यानी huge amount of money is spent to replace damaged iron, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है. ठीक है. सो corrosion आपको समझ में आ ही गया होगा कि जब एक मेटल को उसके आसपास सब्सटेंस के द्वारा अटैक किया जाता है, जैसे मॉइस्चर हुआ, एसिड्स हुआ, तो उसकी वजह से क्या होता है, वो कोरोड हो जाता है, और इस प्रोसेस क्या कहते हैं, कोरोजन. रेंसिडिटी, यहाँ पे आप हैव यू एवर टेस्टेड और स्मेल्ड द फैट और ऑयल कंटेनिंग फूड मटेरियल्स लेफ्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम. आपने किया ही होगा. सो ये अंडरलाइन कीजिए आप इसकी डेफिनेशन. नेक्स्ट पैराग्राफ में, व्हेन फैट्स and oils are oxidized, they become rancid and their smells and taste change. Usually substances which prevent oxidation, antioxidants, are added to foods containing fats and oil. Keeping food in airtight containers helps to slow down oxidation. तो जब फैट्स और ऑयल ऑक्सीडाइज हो जाते हैं ना, तो क्या होता है, रेंसिड हो जाते हैं, और उनकी जो स्मेल होती है, क्या हो जा स्मेल और टेस्ट क्या होता है उनका, चेंज हो जाता है. ठीक है ना. तो जो स्मेल और टेस्ट में क्या होता है, चेंज होता है, वो हम लोग उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स जो है वो ऐड करके यहाँ पे जो डेंसिटी है उससे हम लोग इसको बचा सकते हैं. डू यू नो दैट चिप्स मैन्युफैक्चरर्स यूजुअली फ्लश बैग्स ऑफ चिप्स विद गैस सच एज नाइट्रोजन टू प्रिवेंट द चिप्स फ्रॉम गेटिंग ऑक्सीडाइज. आपको पता होगा कि आप जब चिप्स खाते हैं, कोई भी ऐसी पैक्ड जो आप फूड्स जिसमें फैट्स और ऑयल्स होते हैं वो लेते हो, तो उसमें क्या है, एक एयर होती है ना, एक गैस होती है, दैट इज़ नाइट्रोजन. ठीक है. सो नाइट्रोजन प्रिवेंट्स द चिप्स और द थिंग्स विच आर पैक्ड इन द पॉलीथीन्स पैकेट्स फ्रॉम गेटिंग ऑक्सीडाइज. ठीक है. तो हमारा यहाँ पे चैप्टर फिनिश होता है. आई होप आपको ये चैप्टर जो है वो समझ में आया होगा. ठीक है. if you can't understand any topic, you can watch the video again, because and you after watching video again and again, it will be clear to you all. You have to read it yourself also 2-3 times, then you will be able to understand. Up in the next video we will discuss all the in-text questions. Okay, after that we will discuss the NCERT. Till then, bye bye to all, and do subscribe our new channel.